हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं प्रीता पहचान क्लासेस में आपका टॉपिक लेके आई हूँ जो मैंने स्टॉप छोड़ दिया था। तो एट फर्स्ट आई एम सॉरी, क्योंकि आपका ये जो शेड्यूल है बहुत धीरे धीरे मैं खींच रही हूँ। इसके कुछ कारण भी है बेटा, तो आपको ऐसा ना लगे कि मैं एक्सक्यूज़ कर रही हूँ। आपका शेड्यूल सैटरडे को आता है और एज ए टीचर मैं थोड़ा व्यस्त हो जाती हूँ, तो आप मेरी स्थिति को समझिएगा। लेकिन आपसे मेरा पक्का वादा है कि आपका एकेडमिक सेशन ख़त्म होते होते मैं आपके कोर्स को कंप्लीट करवाऊँगी। और ये मेरा पहला साल है जो मैंने स्टार्ट किया है। अभी 1.5-2 महीने मुझे हुए हैं और कुछ सेटअप में भी थोड़ा दिक्कत आ रही है और थोड़ी समय एडजस्टमेंट जो है उसका भी मैनेजमेंट जिसको कहते हैं वो थोड़ा सा दिक्कत मेरे सामने हो रहा है। तो प्लीज़ मेरी स्थिति को समझते हुए मुझे सपोर्ट करें और मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में ये सारी जो बैरीज़ हैं, सारी जो बाधाएं हैं वो क्या हो, ख़त्म हो जाए और एकदम नियम से मैं आपके साथ खड़ी रह सकूं। ठीक है बेटा, तो ये मुझे इतना कहना था। और आज के इस सेशन में मैं लेके आई हूँ आरोह भाग 2 क्लास 12 CBSE NCERT काव्य खंड पाठ 1 आत्मपरिचय, जिसमें एक गीत भी था, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो किनका था, हरिवंश राय जी बच्चन का। आज उसके प्रश्न अभ्यास के साथ मैं हाजिर हुई हूँ। तो इसके पहले की वीडियो में जब मैंने आपका क्लास लिया था तो फिर मैंने आपको बताया था, सबसे पहले कवि परिचय के रूप में मैंने हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में पूरा परिचय आपको दिया था और आत्म परिचय के रूप में भी मैंने आपकी व्याख्या बताई थी और एक अलग सा संदर्भ उसमें हमें पता चला था नहीं, और वो मैंने आपको बताया था कि कैसा वो अपना परिचय दे रहे हैं। और हमने यह भी जाना था कि हरिवंश राय जी बच्चन क्या हैं, हालावादी कवि हैं। हालावादी मतलब हाल, जो उनका रियलिटी है, जो हाल वो देख पा रहे हैं, उन्हीं का वर्णन वो स्पष्ट रूप से करते हैं। ठीक है, अब बड़े ही अच्छे ढंग से। ठीक है, और एक दिन जल्दी जल्दी ढलता है एक गीत भी था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था कि, और जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे एक जब हम लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते हैं, किसी अपने विशेष, चाहे वो दिन भर का हो, दैनिक में रूप में हो या लॉन्ग टर्म का हो, जब हम लक्ष्य के प्रति अग्रसारित होते हैं तो हमें लगता है कि अरे समय कितना जल्दी जल्दी बीत रहा है। नहीं, ये सही रूप से एक लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाले की पहचान होती है। उनमें उन्होंने उदाहरण भी दिया था, चिड़ियों का उदाहरण दिया था कि कैसे दिन भर वह घूमकर घर की तरफ जल्दी जल्दी अग्रसर हैं कि उनके बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, आदि आदि। तो यह जो गीत है उनका बहुत ही स्पेशल है। आप अगर उनको ध्यान से पढ़ेंगे तो जो उनमें संदेश है कि एक जो आगे बढ़ने वाला इंसान है और कहीं विशेष जगह पहुंचने की जो उसकी जिद है और जो परिश्रम वो कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि अरे मेरे पास तो समय ही नहीं है, ये तो बड़ा जल्दी जल्दी बीत रहा है, मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं, मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, और तेज़ी लगन से वह उस काम को करने की कोशिश करते हैं। तो यह संदेश हर एक पर फिट बैठती है, चाहे वह विद्यार्थी हो, चाहे वह गृहस्थ जीवन में हो, चाहे वह कोई अनुसंधान करता हो या किसी भी लेवल का इंसान हो, वह आगे बढ़ रहा है तो उसमें इस बात से, इस गीत से एक स्फूर्ति आ जाती है, अरे सच में हम बढ़ रहे हैं, कहीं समय ख़त्म ना हो जाए, तेज़ी से बढ़ते हैं और उत्साह के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो बड़ा अच्छा संदेश इस गीत के माध्यम से। तो आज उसके प्रश्न अभ्यास के साथ देख ले, ये 2 आत्मपरिचय के रूप में एक उनकी लंबी कविता थी परिचय के रूप में, और ये उनकी गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब उनके प्रश्न अभ्यास के साथ, तो पहला प्रश्न है बेटा, कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय?
नहीं, तो आपने इनके आत्म परिचय वाली जो कविता है, अगर ध्यान से आपने इनका व्याख्यान मेरे माध्यम से सुना होगा या कविता को आप ध्यान से पढ़े होंगे, तो आपने देखा होगा कि इसमें विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। मैंने आपको अलंकार के चैप्टर में विरोधाभास अलंकार के बारे में बताया था कि जो पंक्ति कह रहे हैं उसका उल्टा, जबकि वास्तविकता ऐसी होती नहीं है। वास्तविकता ऐसी नहीं है। अगर आप विरोधाभास अलंकार को अच्छे से समझ गए होंगे तो आपको यह मनोभाव भी अच्छे से समझ में आई होगी। वह विरोधाभास अलंकार का प्रयोग करते हुए अपने बातों को कहते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह उससे विमुख नहीं है। अगर वो उससे विमुख होते तो साहित्य में ऐसी पंक्तियों का प्रयोग करके वह हमें निर्देशित ना करते। नहीं, क्या कहते हैं, मैं जग का भार लिए फिरता हूँ, यानी कि दिखता है कि वो परवाह नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो वास्तविकता ऐसी नहीं है। वो परवाह करते हुए नजर आ रहे हैं और हमें चित्र दिखा रहे हैं कि ऐसा स्वरूप है, चलो होने दो, मैं परवाह नहीं करता। लेकिन अगर वो परवाह नहीं करते तो फिर उन्हें पंक्तिबद्ध करके हमें उसका निर्देश क्यों देते, हमें यह संदेश क्यों देते? तो ये थे हमारे हरिवंश राय जी बच्चन। नहीं, उनके कहने का तरीका बड़ा अनूठा है और उनकी कविताओं में अलंकार का विशेष प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर में आप कहिएगा कि कविता एक और जहाँ जीवन का भार लिए घूमने की बात कहती है, जीवन का भार का मतलब होता है अपने कर्तव्य के प्रति एकदम एकनिष्ठ होना। नहीं, जीवन आसान नहीं होता है, बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती है, बहुत चीज़ हमें निर्वाह करना होता है। तो क्या उससे हम पीछे भाग जाएं? नहीं। तो वही कवि स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं जीवन का भार लिए घूमता हूँ, मैं एक कर्तव्यनिष्ठ इंसान हूँ और मैं उस भार को किनारे नहीं करता। उस भार को लेते हुए मैं तुमसे ये निवेदन कर रहा हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो इसके माध्यम से कवि स्पष्ट कर देते हैं कि जीवन जिस रूप में हमारे सामने आता है, हमें उसको लेके चलना होता है। नहीं, हम उसे छोड़ के नहीं चल सकते। छोटी सी पंक्ति में वो सारी बात कह जाते हैं, यही उनका विशेष गुण है। नहीं, मैं जीवन का भार लिए फिरता हूँ, यानी जीवन का जो सिस्टम है, जीवन में जो उतार चढ़ाव है, मैं उसे किनारे नहीं रखता है, मैं उसे लेके चलता हूँ और मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। यह तो उनकी विरोधाभास की पंक्तियाँ हैं जो वास्तविकता से दूर है। नहीं, यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग करते हुए वह कह रहे हैं कि एक तरफ तो मैं जीवन का भार लिए फिरता हूँ, यानी क्या, मैं सारे जितने भी निर्वाह करने वाले हैं, जो मेरे कर्तव्य हैं, मैं सबको साथ लेके चलता हूँ। फिर वो परवाह कैसे नहीं करते? परवाह ना करते एक विशेष कवि के रूप में ये पंक्तियाँ हमारे सामने आती ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर करना है। विपरीत से लगते इन कथनों का आशय यह है कि एक तो उन्होंने विरोधाभास अलंकार के प्रयोग से अपनी कविता को सुंदर बनाई है और अपनी पंक्तियों में वह संकेत दे रहे हैं कि मैं भार लिए फिरता हूँ, यानी जितने भी कर्तव्य हैं मेरे और जीवन निर्वाह के क्रम में जो भी बातें हमारे सामने आती है, जो भी हमारे समस्याएं हमारे सामने आती है, मैं उसको लेके चलता हूँ, उसको किनारे कर नहीं चलता। ठीक है बेटा। दूसरा है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो पंक्तियों के माध्यम से जहाँ पर ये पंक्तियाँ आई है, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने व्यंग किया है कि हाँ, जहाँ पर सारी विलासिता की वस्तुएं हो, जहाँ सब कुछ हमारा पूरा हो, तो हम वहीं रहना पसंद करते हैं। नहीं, लेकिन आप अगर सब कुछ हमें प्राप्त ही होता रहे, सब कुछ हमें मिलता ही रहे, तो जीवन का वास्तविक ज्ञान हमें कभी प्राप्त नहीं हो सकता। हम विलासिता जीवन जीते चले जाएंगे और जो सही मूल्य है जीवन का वो जान ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमारे जीवन में सुख और दुख दो पहलू के रूप में हमारे साथ चलते हैं। ईश्वर ने ये दुनिया बनाई और मनुष्य का जो ये सिस्टम बनाया,
तो इसलिए बनाया कि आप उस वास्तविकता को समझे, जीवन मूल्य को समझे। यहाँ पर वो थोड़ा सा इशारा कर रहे हैं, थोड़ा सा व्यंग करते हुए बता रहे हैं कि जहाँ दाना होता है, यानी जहाँ सब कुछ पूर्ण होता है, जहाँ सब चीज़ हमें प्राप्त होते रहता है, हम वहीं रहना पसंद करते हैं। इसलिए उन्होंने नादान कहा है, नादान से संबोधित किया है। तो हम नादान होते हैं क्या, उसी की तरफ भागते हैं, विलासिता की तरफ भागते हैं, जहाँ सुख होता है उसी की तरफ भागते हैं। लेकिन जीवन कैसे पूरा होता है? दोनों के तालमेल से, कमी और जो पूर्ति होती है उसके दोनों के तालमेल से, सुख और दुख दोनों के तालमेल से, अच्छाई और बुराई दोनों के तालमेल से, तभी हमें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होगी। तभी अंत समय में हमें लगेगा कि हाँ, हमने जीवन को जिया, जीवन को समझा, वास्तविक जीवन क्या होता है। ठीक है बेटा। तीसरा है मैं और जग और कहाँ का नाता। पंक्ति में और शब्द की विशेषता बतलाइए। तो मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि इनकी कविताओं में अलंकार का विशेष प्रयोग होता है। नहीं, यहाँ पर मैं और जग और कहाँ का नाता, यहाँ पर और कितने बार इसका हुआ है, आवृत्ति हुई है? 3 बार। नहीं और, लेकिन तीनों का अर्थ अलग है। तो मैंने आपको अलंकार में बताया था, तो जब मैं शब्दालंकार आपको पढ़ा रही थी और शब्दालंकार की जब हम चर्चा कर रहे थे, मैंने शब्दालंकार में आपको भेद बताए थे। अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति, पुनरोक्ति, और क्या कहते हैं एक और विभावना अलंकार आदि के बारे में मैंने आपको बताया था। तो उसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि यमक अलंकार क्या होता है। यमक अलंकार वह अलंकार है जिसमें शब्द की एक ही शब्द आए लेकिन उसके अर्थ जो है अलग अलग हो। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब शून। अब आपको याद आ गया होगा, यही उदाहरण मैंने आपको बताया था। यहाँ पर मैं और जग और कहाँ का नाता में भी यमक अलंकार आया है। तो देखिए, जैसे कि मैं और जग और कहाँ का नाता, पहला जो और आया है, यहाँ पर और शब्द की आवृत्ति हुई है। यहाँ आप देखिए, और शब्द की आवृत्ति हुई है, लेकिन यह अनेक अर्थों में आई है। यमक अलंकार वह अलंकार है जिसमें शब्द की आवृत्ति हो, लेकिन एक ही शब्द आए लेकिन उसके अर्थ क्या हो, विभिन्न हो। यहाँ पर देखिए विभिन्न अर्थ इसमें आए हैं। पहला और का मतलब है मैं और जग, और के पहला और यानी स्वयं मैं, उसके बाद जग के रूप में आया है दुनिया के लिए, और फिर अपना और जग का जो नाता बताया जा रहा है उसके अर्थ में और आया है। ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने यमक अलंकार का प्रयोग करते हुए अपनी कविताओं की पंक्तियों को क्या बनाया है, आकर्षक बनाया है, और बड़ा ही स्पेशल रूप। नहीं, मैं और जग और कहाँ का नाता, पहले में स्वयं का और के माध्यम से संकेत, दूसरे में जग का, और तीसरे में मैं और जग के साथ जो संबंध है उसके बारे में विवरण किया है। ये उनकी विशेषता है। ठीक है। 5वें प्रश्न में देखिए, नहीं 4थे प्रश्न में शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। तो शीतल वाणी में आग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वह विरोधाभास में बड़ा ही कोई भी बातें कहते थे तो लगता था कि उनका विरोध करते नजर आ रहे, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। तो उनकी वाणी जो क्या है, उनकी जो पंक्तियां हैं बड़ी सीधी है, शीतल है, मन को ठंडक पहुंचाती है, क्योंकि वो बात जो वो कह रहे हैं, चाहे वह गीत के माध्यम से हो या आत्म परिचय के माध्यम से, वह सही वर्णन दिखा रहे हैं। शीतल है, वो अपने आप में एकदम ठंडक, हाँ हमें भी संतोष हो रहा है, हाँ यही बात है, ठंडक पहुंचा रही है। लेकिन वाणी में क्या है, उसकी वो जो बोल हैं, मतलब कि उसके पंक्तियाँ बड़ी शीतलता पहुंचा रही है, लेकिन वो कहना जो चाह रहे हैं उसमें आग है, यानी कि वह बात छक से लगती है। सही है तो वो हमें शीतलता पहुंचाती है, हाँ ये सही है, वास्तविकता यही है। लेकिन वो जब हम कहते हैं वो बात, क्योंकि सच्चाई सबको अच्छी नहीं लगती, नहीं, सही बात आदमी को छक से लगती है,
लगती है ना। ये हम लोग प्रैक्टिकली जानते हैं कि आप मुंह पोछिए किसी का तो वो बड़ा खुश, लेकिन सही बात करे, अरे ये तुम्हारा तरीका सही नहीं, ये तुम गलत करो, देखिए उसकी बात, वो जानता है कि ये बात सच है। आप किसी को पुरिया खाते देखिए तो आप उनको बोलिए अरे भाई ये पुरिया खाना ठीक नहीं है, हैं, चिढ़ जाएगा, तुम्हारा क्या जाता है, मैं अपने पैसे का खाता हूँ, जबकि वो जानता है कि पुरिया खाना अच्छी बात नहीं है। और जैसे ही आप उनसे कहिएगा अरे यार पुरिया खाते हो, अरे आजकल का तो फैशन है, लाओ लाओ मुझे भी दो, वो खुश हो जाएगा। तो वही बात सच्चाई, तो उनकी बातें शीतल है, वो जो वास्तविकता है उसी का परिचय है, लेकिन वो जो आग है ना कि आग की तरह वो लगती है। तो यहाँ पर इस पंक्ति का यही मतलब है, उनका अभिप्राय यही है कि उनकी वाणी शीतल है जो वास्तविकता का हमें ज्ञान कराती है, लेकिन उनकी जो वाणी है एकदम आग की तरह हमें चक से लगती है, और ये क्या होती है, हमें हमारे अंदर एक जलन, एक मतलब अजीब सा भाव पैदा करती है। नहीं, इसी का वर्णन उन्होंने किया है। 5वां है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों में झांक रहे होंगे। तो ये जो एक गीत था उनका, तो उसमें क्या कहते हैं, उन्होंने आप देखा होगा कि कैसे बच्चे, जो चिड़ियों के बच्चे हैं, चिड़ियों का उन्होंने वर्णन किया था कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह धान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यानी जब हम किसी लक्ष्य के प्रति अग्रसर होते हैं, जब हम आगे बढ़ने का काम करते हैं, तो हमें लगता है कि जल्दी जल्दी ये काम को हम ख़त्म कर दें, समय जल्दी जल्दी बीत रहा है, समय ख़त्म ना हो जाए, हमारा उत्साह बढ़ जाता है। चिड़िया भी दिन भर अपने काम को करते हुए, जहाँ से उन्हें दाना प्राप्त होता है, दाना लेके वो जल्दी जल्दी अपने घोंसलों की तरफ बढ़ते हैं कि दिन भर से उनके बच्चे क्या होंगे, आशा नीरों से झांक रहे होंगे, इस आशा में कि माँ कुछ अन्न के दाने लेके आएगी जिन्हें मैं खा के अपना पेट भरूंगी। तो चिड़ियों का लक्ष्य, दिन भर का जो लक्ष्य है, उसके अंदर स्फूर्ति ला देता है। कहाँ के लिए? उनका लक्ष्य क्या है? दाना लेकर बच्चों तक पहुँचाना, ताकि मेरे बच्चे भूख से, मतलब उनकी भूख शांत हो। नहीं, उनका ये लक्ष्य है। तो तेज़ी से उनके पैरों में स्फूर्ति आ जाती है, उनके पंखों में एकदम विफलता आ जाती है कि जल्दी पहुँचूँ, दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, कहीं अंधेरा ना हो जाए, कहीं मैं रास्ता भटक ना जाऊँ, कहीं मैं उन बच्चों तक पहुँच ना पाऊँ। तो ये बड़ा ही अच्छा एक इशारा है हर एक के लिए। नहीं, मैंने शुरू में इसके बारे में बताया आपको। तो यहाँ पर लिखना है, किस लिए नीरों से झांक रहे होंगे? भोजन, अन्न का दाना पाने के आशा में। ठीक है। 6ठा प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, आपको संकेत है आप जिस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप में वो उत्साह होना चाहिए, उस काम को करने के प्रति आप में तेज़ी होनी चाहिए, लगन होना चाहिए, क्योंकि समय चलायमान है, वह बीत रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि समय से आप उसे पूरा ना कर सकें। हर एक का अपना अपना लक्ष्य होता है। बच्चों का अपना लक्ष्य होता है, माता पिता का अपना लक्ष्य होता है जीवन के प्रति, विद्यार्थी का अपना लक्ष्य होता है, वह भी कोई ना कोई लक्ष्य रखता है कि मुझे ये करना है। तो यहाँ पर ये संकेत मिलता है इस पंक्ति के माध्यम से कि आप जिस लक्ष्य के प्रति अग्रसर हैं उसे बरकरार रखिए, अनवरत चालू रखिए, उसमें आप भटकिए नहीं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि समय बीत जाए और आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। ये विशेषता है इस पंक्ति में। और व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो दिन जल्दी जल्दी ढलता में पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग करते हुए बड़ा ही पंक्ति को क्या किया है, बड़ा ही सुंदर बनाया है हमारे हरिवंश राय जी बच्चन ने। तो ये आपका प्रश्न अभ्यास था इसमें, और ग्रामर पोर्शन में आपका इसमें कुछ नहीं है। तो आशा करती हूँ आपको अभ्यास अच्छे से समझ में आया होगा। आप अब जब भी फिर अभ्यास बनाने बैठिए तो इनकी जो कविता है आत्म परिचय, उसका पुनः पाठ करिएगा आप, और दिन जल्दी जल्दी ढलता का भी आप अच्छे से पाठन करते हुए उसका वाचन भी करिएगा। तो आपको लगेगा कि हमने इस कविता से क्या सीखा। ठीक है, तब आप अभ्यास करेंगे बेटा, तो वो बहुत सटीक आंसर आपका तैयार होगा। आज तक के लिए इतना ही। पुनः आपसे निवेदन है, मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करा के मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करिए। ठीक है बेटा, आज तक के लिए इतना ही। बाय।